गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सांख्यिकी का अर्थ समझ लेते हैं। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग वर्तमान समय में दो रूपों में किया जाता है, एक वचन तथा बहुवचन। प्राचीन काल में जब सांख्यिकी का अधिक विकास नहीं हो पाया था, तब इसको बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में स्वीकार किया जाता था, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते थे, जैसे जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, मूल्य स्तर के समंक, अपराध संबंधी आंकड़े आदि। परंतु आगे चलकर इस विज्ञान के पूर्ण विकास करने पर इसको एक वचन अर्थात सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसमें समंकों के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्रियाओं अर्थात सांख्यिकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से सांख्यिकी को समझ लेते हैं। पहला है बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में दी गई परिभाषाएं। हॉरेस सिक्राइस्ट के अनुसार समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो समंकों में प्रकट किए जाते हैं यथोचित शुद्धता के अनुसार, जिनका आंकड़न अथवा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्रित किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। इस परिभाषा में समंकों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अब हम समंकों की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला है तथ्यों के समूह। किसी एक तथ्य से संबंधित अंक समंक नहीं कहलाते, क्योंकि उससे कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता, परंतु अनेक तथ्यों के अंक समंक होते हैं। उनकी परस्पर तुलना की जा सकती है और उनसे समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक विद्यार्थी की आयु या एक दुर्घटना को समंक नहीं कहा जा सकता, जबकि अनेक विद्यार्थियों की आयु के अंक, अनेक दुर्घटनाओं के अंक समंक कहलाएंगे। इस प्रकार एक तथ्य नहीं वरन अनेक तथ्यों के समूह सांख्यिकी की विषय सामग्री हैं। दूसरा है संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना। तथ्यों को प्राय दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है संख्यात्मक, जैसे ऊंचाई 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट इत्यादि, अथवा गुणात्मक, जैसे लंबा व्यक्ति, छोटा या बौना व्यक्ति इत्यादि। संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्य ही समंक कहलाते हैं। गुणात्मक वर्णन या अभिव्यक्ति समंकों की विशेषताओं की परिधि से बाहर की वस्तु है। तीसरा है अनेक कारणों से प्रभावित। समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादन समंकों पर जलवायु, वर्षा, सिंचाई, भूमि की उत्पादकता, बीज, खाद, खेती के तरीकों आदि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणना अथवा अनुमान। समंकों का संकलन गणना अथवा अनुमान द्वारा किया जा सकता है। अनुसंधान के सीमित क्षेत्र में गणना और विस्तृत क्षेत्र में अधिकतर सर्वोत्तम अनुमान ही संकलन का आधार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यथोचित शुद्धता। समंकों के संकलन में शुद्धता की यथोचित मात्रा होनी आवश्यक है। यथोचित शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, आकार व उपलब्ध साधनों पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थियों की लंबाई का माप किया जा रहा है तो सेंटीमीटर तक सार्थकता होनी चाहिए, परंतु यदि मेरठ से जयपुर की दूरी का माप करने में किलोमीटर तक शुद्धता आवश्यक है, इसमें मीटर आदि को छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित संकलन। समंकों को एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा संकलित किया जाना चाहिए। अव्यवस्थित रूप से एकत्रित तथ्यों से समुचित तथा तर्कशुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। उदाहरण के लिए, यदि बिना किसी योजना के कुछ परिवारों के मासिक व्यय के आंकड़े अव्यवस्थित रूप से एकत्रित किए जाएं तो वे समंक नहीं कहलाएंगे, किंतु यदि श्रमिक परिवारों के पारिवारिक बजट के आंकड़े एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा संकलित किए जाएं तो वे समंक कहलाएंगे, क्योंकि उनसे उचित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्व निश्चित उद्देश्य। समंकों को संकलित करने का उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं कहलाते। उदाहरण के लिए, यदि किसी उद्योग में लगे श्रमिकों की मजदूरी के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तो ये पहले से ही निश्चय होना चाहिए
कि उन्हें संकलित करने का क्या उद्देश्य है। जीवन स्तर का अनुमान लगाना, मजदूरी वृद्धि की मांग का विचार करना या तुलनात्मक विश्लेषण करना। नेक्स्ट है तुलना की दृष्टि से परस्पर संबंधित। समक इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे उनकी आपस में तुलना की जा सके। तुलना के लिए समंकों में सजातीयता या एकरूपता होनी आवश्यक है। अतुलनीय तथ्य केवल संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों की आय, उनकी आयु, पेड़ों की ऊंचाई, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या आदि आपस में तुलना योग्य तथ्य नहीं है, अतः इन्हें समंक नहीं कहा जा सकता। अब हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा को देख लेते हैं। इन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन मत की संकीर्ण परिभाषाएं। इसमें केवल एक दो सांख्यिकी रीतियां जैसे गणना, माध्य आदि पर बल दिया गया है। इसमें प्रोफेसर बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, साइंस ऑफ काउंटिंग है। दूसरी परिभाषा मूट की है, सांख्यिकी शोधकर्ताओं को यंत्र व तकनीक प्रदान करती है। दूसरी परिभाषा आधुनिक मत की है। इसमें सांख्यिकी विज्ञान को एक विस्तृत रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें पहली परिभाषा है किंग की। उनके अनुसार गणना या अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा सेलिगमैन की है। उनके अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो ऐसे समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा व्याख्या की रीति से संबंध रखता है जिन्हें किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र किया जाता है। सभी परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्रियों की भांति सांख्यिकी परिभाषाओं के संबंध में भी अर्थशास्त्रियों में कितना मतभेद है। सांख्यिकी के कुछ मूल तत्व हैं जिनका समावेश उसकी उचित परिभाषा में होना आवश्यक है। पहला है सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों हैं। सांख्यिकी ऐसे सामूहिक तथ्यों से संबंधित है जिनको संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है तथा जिन पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। सांख्यिकी की अनेक रीतियां हैं जिन्हें प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या। इन रीतियों की सहायता से किसी क्षेत्र में विवेकपूर्ण निर्णय किए जाते हैं। सांख्यिकी का क्षेत्र व्यापक है, उसकी रीतियों का प्रयोग प्रत्येक विज्ञान में किया जाता है। अब हम नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की प्रकृति को देख लेते हैं। सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी। विज्ञान ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें निम्न लक्षण होते हैं। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है, उसकी विधियां तथा नियम सार्वभौमिक होते हैं, वह कारण और परिणाम के संबंधों का विश्लेषण करता है, उसमें पूर्वानुमान की क्षमता होती है। ये सभी लक्षण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। सांख्यिकी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है, इसकी अनेक रीतियां हैं जिनका सभी विज्ञानों के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके अनेक सर्वव्यापी नियम जैसे प्रायिकता सिद्धांत, नियमितता सिद्धांत, जड़ता नियम आदि हैं। संख्यात्मक तथ्यों के संकलन द्वारा घटनाओं का वर्णन करना तथा उससे कारण परिणाम संबंध का विवेचन करके समुचित निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी की मूलभूत क्रियाएं हैं। भूतकालीन तथा वर्तमान तथ्यों के आधार पर प्रभावी प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना भी सांख्यिकी की महत्वपूर्ण रीति है। सांख्यिकी रीतियों में निरंतर शोध कार्य एवं सुधार होता रहता है, अतः यह निरंतर गतिशील है। इस प्रकार सांख्यिकी को एक विज्ञान कहना सर्वथा उचित है। कुछ विद्वानों ने सांख्यिकी को एक विज्ञान न कहकर वैज्ञानिक विधि कहा है। क्राउडेन के अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, वह एक वैज्ञानिक विधि है। वास्तव में सांख्यिकी भौतिक, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की तरह का विज्ञान नहीं है, वह ज्ञान प्राप्त करने का एक अत्यंत उपयोगी साधन है जिसकी विधियां प्रत्येक विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती हैं। अब हम सांख्यिकी कला है इसको देख लेते हैं। कला में निम्न लक्षण है। पहला है कला उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा किसी समस्या का हल किया जाता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय भी बताती है, सिर्फ तथ्यों का वर्णन नहीं करती। कला की साधना में विशेष चतुराई, अनुभव तथा आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सांख्यिकी रीतियां और नियमों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। इन रीतियों का उचित प्रयोग करने के लिए विशेष योग्यता तथा आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, अन्यथा भ्रमात्मक तथा पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। उदाहरण के लिए सांख्यिकी में
माध्यम के निर्धारण या सूचकांक के निर्माण की विधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वरन ये भी बताया जाता है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवहार में इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाए। विभिन्न सांख्यिकी रीतियों का उचित प्रयोग करने के लिए विशेष निपुणता और अनुभव अनिवार्य है, अतः सांख्यिकी कला भी है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों ही हैं। टिप्पैट के शब्दों में ये विज्ञान है क्योंकि इसकी रीतियाँ मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं और उनका सर्वत्र प्रयोग होता है, और ये कला भी है क्योंकि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता व विशेष अनुभव तथा उसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर होता है। इस प्रकार आज हमने सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषाएं और सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी कला है या विज्ञान, इसको समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम सांख्यिकी का महत्व व सीमाओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।